जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा दरोगा बैच 2 में होमवर्क सीरीज के तहत 30 सवाल कराया गया था वन लाइनर टेस्ट शनिवार को। आइए इसका हम लोग देखते हैं। आज का पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तथा ये कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था? तो यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। 10 दिसंबर 1901 से यह प्रदान किया जाता है। वर्ष 1901 से इसे प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में। आगे है, नोबेल पुरस्कार में शांति के नोबेल पुरस्कार को कहाँ से प्रदान किया जाता है? तो यह ओस्लो से किया जाता है। ओस्लो से, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। शांति के क्षेत्र में ओस्लो से प्रदान किया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से, वर्ष 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 1901 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के कितने वर्षों के उपरांत नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो 5 वर्षों के उपरांत। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के 5 वर्ष के उपरांत नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। आगे देखते हैं 5वां नंबर में, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे? उन्होंने नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दी गई थी? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। आइए आगे देखते हैं। सुमेलित करना है। विक्टर एम्ब्रेस व गौरी रूपकुंड, तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगा। विक्टर एम्ब्रेस और गौरी रूपकुंड चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगा। एच हॉपफील्ड व जेफरी हिल्टन, यह भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र में हो जाएगा। उसके बाद अगला है डेविड वेकर व जॉन जम्पर, यह रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो जाएगा। साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो जाएगा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। फिर से एक बार देखते हैं। विक्टर एम्ब्रेस, गौरी रूपकुंड चिकित्सा के क्षेत्र में, एच हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन भौतिकी के क्षेत्र में, डेविड वेकर व जॉन जम्पर रसायन के क्षेत्र में, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन यह हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं। आगे है 7 नंबर में, निहोन हिंडांक्यो समूह को वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका संबंध किस देश से है? तो निहोन हिंडांक्यो समूह यह जापान से है। यह सभी हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फेंका गया था, उससे प्रभावित है। यह सभी समूह हिंडांक्यो समूह जापान से है। अब आगे देखते हैं 8 नंबर में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। वर्ष 1968 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं, सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय, तो अमर्त्य सेन हो जाएगा। अमर्त्य सेन। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहले भारतीय अमर्त्य सेन, इन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आइए आगे देखते हैं 10 नंबर का सवाल है, सन 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस आंदोलन से है? कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। आगे देखते हैं, SCO 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? SCO में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो SCO में शामिल सदस्य देशों की संख्या 10 है। 10 सदस्य देश हैं। इसमें हो जाएगा SCO 2024 का आयोजन अस्ताना में किया गया था। अस्ताना कजाकिस्तान। SCO के सदस्य देशों की संख्या 10 है। आगे देखते हैं 12 नंबर में, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था और इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का सेराटोवा हत्याकांड हो जाएगा, सेराटोवा हत्याकांड, और यह वर्साय की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और वर्ष 1919 में यह समाप्त हुआ था वर्साय की संधि के तहत, और तात्कालिक कारण सेराटोवा हत्याकांड था। आगे देखते हैं, मानव विकास को UNDP द्वारा कुल कितने आधार पर जारी किया जाता है? तो इसके 3 आधार है। UNDP के मानव विकास सूचकांक जारी करने के 3 आधार है।
प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, लिटरेसी। प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का यह 3 आधार है। 3 आधारों पे जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक को। आगे देखते हैं 14 नंबर में, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। यह राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला देखते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में आइए देखते हैं, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो यह हो जाएगा मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित मीर कासिम। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर कासिम, 1762 में। आगे है, भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल को कितनी अवधि के लिए लगाया गया था? तो यह आंतरिक आपातकाल 21 माह की अवधि के लिए लगाया गया था। याद रखेंगे, भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल 21 माह की अवधि के लिए लगाया गया था। इसे वर्ष 1975 में, जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक कुल 21 माह के लिए आपातकाल को लागू किया गया था। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना में शामिल भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी, तो यह हो जाएगा INS कलवरी। टोटल 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण इसके तहत करना है, जिसमें पहला है कलवरी। आगे देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह RBI के द्वारा जारी किया जाता है। यह वर्ष में 6 बार प्रत्येक 2 माह पे मौद्रिक नीति RBI के द्वारा जारी किया जाता है। आगे 19 नंबर में देखते हैं, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि कार्यपालिका के कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। यह संविधान के भाग 5 में उल्लिखित है। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे, राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो राज्य का महाधिवक्ता भाग 6 और अनुच्छेद 165। राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 165 में किया गया है। आगे देखते हैं 21 नंबर में, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में है, निम्नलिखित पर विचार करना है। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, तो यह सही हो जाएगा। वही दूसरा है, समस्त अर्थशास्त्र के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र, यह भी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत क्रिया पर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत क्रिया व्यष्टि अर्थशास्त्र, और वही समस्त अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों सही है। अगला है, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, तो यह गलत हो जाएगा। एडम स्मिथ ने नहीं बांटा था, यह वेगनर फिंच के द्वारा बांटा गया था। तो 1 और 2 दोनों सही है, 3 गलत है। इसमें से 1 और 2 दोनों सही है। सही कथन का चयन करना है। आगे देखते हैं 23 नंबर में। 23 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो समग्र रूप से समष्टि अर्थशास्त्र, समग्र रूप से व्याख्या समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसे मैक्रो इकोनॉमी भी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी। आगे देखते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आगे है 26 नंबर में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किया गया था? तो यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था का अवधारणा का विकास किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे है, भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। वहीं यूएसए की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। आगे देखते हैं 28 नंबर में। 28 में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स, समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड कीन्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड कीन्स, यह सभी सुमेलित है। इसमें से सभी सुमेलित है, सभी सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं
भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है और खुली अर्थव्यवस्था। यह तीनों हो जाएगा, मिश्रित, विकासशील और खुली अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, मिश्रित, विकासशील और खुली, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे 30 नंबर और आज का अंतिम सवाल। आज का अंतिम सवाल देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे विश्व से कोई संबंध नहीं होता है उसे क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसके साथ ही दरोगा बैच 2 में दिया गया टोटल 30 सवाल जो कि होमवर्क सीरीज के तहत था, टेस्ट लिया गया था रोशन आनंद सर के द्वारा। इसका पूरा 30 सवालों को करवा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको 1-2 बार देखेंगे और अच्छे तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।